प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह आज के अपने लेक्चर के रूप में लेके आया हूँ उपविषय भौतिक संसाधन और विद्यालय प्रबंधन, जो कि सेमेस्टर 4 डीएलएड के सैद्धांतिक विषय एजुकेशन 08 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एक हिस्सा है। इस उपविषय में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली भौतिक संसाधन और विद्यालय प्रबंधन, इनका क्या म्यूचुअल जो एक बॉन्डिंग है, विद्यालय प्रबंधन में भौतिक संसाधनों का क्या रोल है, वो भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, वो क्यों आवश्यक हैं, इस विषय इन सब बिंदुओं पे चर्चा करने का आगे हम प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि क्यों, वाई। जो एक्चुअल में विद्यालय है वो जैसे कि सामान्यतः हम लोग सुनते रहते हैं, लोगों से देखते रहते हैं, जो दृष्टिगत होता है बहुत ही इजी वे में यदि हम देखें कि विद्यालय में है क्या, कि विद्यालय में टीचर्स होते हैं, अन्यतर कर्मचारी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जैसे कि आप लोग होते हैं या जो भी, और उसमें जो ये सारे के सारे कर्मचारी होते हैं, मतलब शिक्षक या शिक्षक के इतर कर्मचारी या आप लोग, अगर नोटिस करें तो पाएंगे कि ये डिफरेंट सोसाइटीज़ से आते हैं। मीन्स क्या है कि ये ओवरऑल जो उसका परिक्षेत्र होता है किसी भी संस्थान के खड़े होने का, कंस्ट्रक्ट किए जाने का, उसके आसपास की जो सोसाइटीज़ होती हैं उन सब से छटनी होके आते हैं। तो ऐसे क्या कि वो आसपास की जो सोसाइटी है, इनडायरेक्ट वे में कहें तो एक विद्यालय उसका प्रतिरूप या प्रतिनिधि हो सकता है। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि विद्यालय जो है समाज का लघु रूप होता है, या विद्यालय स्वयं में एक छोटा सा समाज होता है। तो ये गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार यह समाज को ऐसे व्यक्ति प्रदान करता है जैसे कि समाज की आवश्यकता होती है। विद्यालय में, संस्थान में, कोई शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पे स्वाभाविक है कि आवश्यकता अनुरूप सोसाइटी या राष्ट्र की आवश्यकता अनुरूप, जैसे कि उन्होंने उद्देश्य निर्मित किए हैं कि फ्यूचर में हमें इस जनरेशन को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे तैयार करना है, ताकि ये भविष्य में हमारे काम आ सके। भाई कोई सरकार है या कोई समाज है, अपनी युवाओं को इसी उद्देश्य से तो निर्मित करता है ताकि भविष्य में वो युवा जब नागरिक बने, सब समाज के हिस्सा बने, तो अपना योगदान दे सकें। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व में जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है या उनको शिक्षा दी जाती है, तो उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रयास किया जाता है विद्यालय के द्वारा, समाज के द्वारा, कि हमें इनको ऐसे ट्रेंड करना है और ताकि ये ऐसे नागरिक बन सकें। तो यह समाज को ऐसे व्यक्ति प्रदान करता है, कौन? विद्यालय। जैसे उस समाज को आवश्यकता होती है, इस समाज के बच्चे विद्यालय जाते हैं ताकि उनमें उन गुणों का विकास हो सके जो समाज और उनके राष्ट्र के निर्माण में सहयोग हेतु अपेक्षित होते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि इन गुणों के विकास के उत्तरदायित्व का भार विद्यालय के शिक्षकों पर होता है, परंतु विद्यार्थियों में इन गुणों के विकास की यात्रा में शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ ही उस विद्यालय की आधारभूत भौतिक संरचना एवं संसाधनों का भी बड़ा सहयोग होता है। अब यहाँ पे आते हैं, हम दो एस्पेक्ट लेते हैं कि क्या, एक पक्ष तो ये है कि संस्थान में संसाधनों का होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। यदि संस्थान में संसाधन हैं और संसाधन के साथ साथ वहाँ का वातावरण सुंदर है, तो उम्मीद ये की जाती है कि विद्यार्थियों को शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में समस्याएं नहीं आएंगी या न्यूनतम समस्याएं आएंगी। मीन्स क्या है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा या वहाँ के अन्य भौतिक संसाधनों के द्वारा शिक्षक सहज तरीके से विद्यार्थियों के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं। विद्यार्थियों को जो लर्निंग मटेरियल्स है उसको डिलीवर कर सकते हैं। एक पक्ष तो ये है कि संसाधनों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाया जा सकता है, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी आता है कि जैसे
प्राचीन काल में गुरुकुल का उदाहरण लिया जाता था, तो हम संसाधनों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। वहाँ पे हम एजुकेशन को टारगेट करते थे। मतलब क्या, अल्टीमेट हमारा जो गोल है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि एजुकेशन को ग्रास्प करना, हमें शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा कैसे भी प्राप्त करना। तो वृक्षों के नीचे बच्चे बैठते थे, पेड़ों के नीचे विद्यालय चलते थे, और नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ नदियों के किनारे, पहाड़ों में, और इस तरीके से मीन्स क्या है कि हम आर्टिफिशियल नेचर की जगह पे रियल नेचर को अडॉप्ट करते थे। और ऐसा दोनों तरफ से होता था, विद्यार्थियों की तरफ से भी और शिक्षकों की तरफ से भी। ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने ये आता है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है। तो उस आयाम पे ये परसेप्शन का विषय होता है। लेकिन क्योंकि यदि इन दोनों को देखें, एक तरफ भौतिक संसाधनों की प्रचुरता और दूसरी तरफ भौतिक संसाधनों का अभाव, ये अपने आप में दो एक्सट्रीम हैं। तो हमें एक्सट्रीम पे तो नहीं जाना है, ना अति पे नहीं जाना है। तो हमें ऐसा है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य मीन्स औसत को देखना है। तो इस स्थिति में हम कहें कि विद्यालय में एक एवरेज संसाधन होने चाहिए, उनको बैठने की जगह होनी चाहिए, उसके लिए बच्चों के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए, और इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार की बेसिक आवश्यकताएं हैं, तो उनको हम भौतिक संसाधनों की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यालय के जो भौतिक संसाधन हैं, वो भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं जो सामान्यतः जिनकी एक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा संचालित करने के लिए भी आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकताओं में गिने जाते हैं। उनमें हैं भवन, छात्रावास भवन, प्रयोगशाला भवन, पुस्तकालय भवन, खेल तथा खेल का मैदान, विद्यालय फर्नीचर एवं शैक्षिक उपकरण, वातावरणीय स्वच्छता, पेयजल एवं शौचालय। यहाँ पे भवन से जो तात्पर्य है वो शैक्षिक भवन से है, जहाँ पे विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख संसाधन हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, जो संरचनाएं हैं या और भी सोर्स हैं, उनको अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं कि जो विद्यालय भवन है, बेसिकली विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए और क्यों। देखिए, जब विद्यार्थियों को प्रॉपरली बैठने की व्यवस्था होगी, उनको तो स्वाभाविक है जब व्यवस्था होगी तो एक सिक्योरिटी होगी, जो सिक्योरिटी होगी तो वहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी आपस में सहजता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभाग कर सकेंगे। तो प्रयास ये होना चाहिए, यह सामान्यतः प्रयास किया भी जाता है कि साधारण एवं सुंदर ढंग से बना हुआ भवन विद्यार्थियों में ऊर्जा और शक्ति का संचार करे, इसलिए उसको प्रयास ये किया जाए कि बहुत ही साफ सुथरा रखा जाए और उसको सुंदर बनाया जाए। विद्यालय भवन को या कहें कि हम पूरे के पूरे विद्यालय की संरचना को, या कहें कि हम विद्यालय को ही उसको स्थापित कहाँ करें, तो इसके लिए ये ख्याल आना चाहिए, या सिस्टम को या प्रणाली को ये ख्याल रखना चाहिए होगा हमेशा, या रखती है कि नगरीय आबादी है या ग्रामीण आबादी है, मीन्स क्या कि जो सामान्य समाज है उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर उसकी स्थापना की जाए। भवन का मुख ऐसी दिशा में हो, सामान्यतः प्रयास ये किया जाता है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसी दिशा में हो जहाँ से प्रकृति का उसको पर्याप्त सहयोग मिल सके। अब यहाँ पे जैसे मैंने पश्चिम से पूर्व की दिशा में रखा हुआ है, तो उसका एक लॉजिक है क्या, क्योंकि पूर्व से सूर्य निकलते हैं। अब उत्तरायण और दक्षिणायण का विषय आता है, तो सर्दियों में सूर्य क्या होते हैं कि दक्षिणायण हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि इसे शीतकाल में धूप सीधे सीधे कक्षों में प्रवेश करती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायण हो जाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में यदि मकान बनेगा और मुख होगा, तो जो सूर्य का प्रकाश होगा शीत ऋतु में सीधा पूरी बिल्डिंग पे आएगा, उससे विद्यार्थियों को अच्छी धूप मिलेगी। लेकिन गर्मियों में जो सूर्य होते हैं उत्तरायण हो जाते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में तो जब गर्मियों में जो धूप आएगी वो तिरछी होके आएगी, तो सीधी बिल्डिंग पे ना पड़ के तिरछी होके पड़ेगी, तो विद्यार्थियों को कक्षा में बैठने में समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से भवन का निर्माण कैसा हो? भवन का आकार ई मॉडल में होना चाहिए। कई सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमें सेलेक्टिव करना है कि ई मॉडल में, क्योंकि उसमें आवागमन की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पानी की सहज व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से विद्यालय भवन में जो है प्रमुख सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे आई आकार, ई आकार, एच आकार, यू आकार, टी आकार, एल आकार या वाई आकार। ये सामान्यतः कोई भी इमारत के, बिल्डिंग के निर्माण के लिए ये संरचनाएं प्रयोग की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे विद्यालय के लिए एक ई जो मॉडल है वो एक स्टैंडर्ड मॉडल स्वीकार किया जा सकता है। विद्यालय भवन का जो निर्माण हो, जो उसकी नींव हो, वो ऊंची होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी का भराव हो रहा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता, आवागमन है जो प्रॉपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उनके साथ साथ विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना, स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में बदलाव करने के लिए वहाँ पे हरे भरे वृक्षों का होना है। साथ साथ वहाँ पे जैसे जो भी ये संरचनाएं बनाई जा रही हैं, जो भी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, उनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम से कम हो। विद्यालयों में का एस्थेटिक सेंस मीन्स सजावट है या उसको इस तरीके का लुक या आवरण दिया जाए ताकि वो दिखने में आकर्षक लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय भवन भौतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक एक इकाई है। उसके बाद आता है कि छात्रावास भवन। छात्रावास जो है कि विद्यालय का एक अपरिहार्य अंग है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको आवास की प्रॉब्लम होती है, दूर क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में उनको रोकने के लिए छात्रावास प्रमुख भूमिका अदा करता है। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि जैसे हमारे विद्यालय हैं जो बेसिक हैं, जूनियर हैं, तो वहाँ पे ऐसा विषय नहीं आता है कि विद्यार्थी दूर दूर से आते हों, क्योंकि विद्यार्थी आसपास के ग्रामीण प्रवेश के होते हैं या शहरी प्रवेश के होते हैं, तो वहीं नज़दीक के होते हैं, तो बच्चे अपने शिक्षा के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उन विद्यालयों के लिए छात्रावास बहुत अनिवार्य इकाई नहीं होता है। लेकिन जब विद्यालय ऐसी जगहों पर निर्मित किए जाते हैं जहाँ पे समाज दूर का होता है और बच्चे दूर दूर के आते हैं, या फिर विद्यालय उच्च कक्षाओं को संचालित करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में छात्रावास एक अपरिहार्य इकाई बन जाता है। विद्यार्थियों में सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने का उपयुक्त स्थल होता है, और ये ऐसा स्थल होता है जहाँ पे सारे विद्यार्थी म्यूचुअल कॉपरेशन, सहयोग के द्वारा, सहचर के द्वारा आत्मनिर्भरता तथा स्वशासन जैसे गुणों का निर्माण करते हैं। छात्रावास भवन के बाद प्रयोगशाला भवन। जैसे ही हम प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा एक जो विज़न है वो जस्ट साइंस की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन हम कहें तो क्या सिर्फ उस जो प्रयोगशाला है क्या साइंस के, विज्ञान के विषयों के लिए ही अनिवार्य है? ऐसा नहीं है। प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है जो विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। यह किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी सीखने की क्रिया को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करती है। तो प्रयोगशाला में जैसे विज्ञान के विषयों के साथ साथ हम भूगोल है या भूगोल के अलावा भी कहें कि मनोविज्ञान है, और
या कोई भी प्रिंसिपल है जो सामान्य व्यवहार में जैसे समाजशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, या कोई भाषा में विद्यार्थियों की हमें प्रैक्टिस करानी है, हिंदी में, अंग्रेजी में या संस्कृत में, तो उसकी क्रियात्मक स्वरूप उनको प्रयोगशाला के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से यदि प्रत्येक विद्यालय में प्रयोगशाला भवन का निर्माण किया गया है तो विद्यार्थियों को एक ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँ पे वो अपने को कुछ ऐसी क्रियाओं में सक्रिय कर सकते हैं जिन क्रियाओं में कक्ष की प्रैक्टिसेस में समय कम प्राप्त हो पाता है। प्रयोगशाला भवन एक इस प्रकार से एक आवश्यक इकाई बन जाता है। उसके बाद आता है पुस्तकालय भवन। देखिए, पुस्तकालय एक विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे विद्यार्थियों के साथ यदि शिक्षक नहीं भी हैं या शिक्षक हैं भी, उन दोनों ही स्थिति में एक विद्यार्थी की सीखने की क्रिया घटित होती रहती है। जैसा कि पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि पुस्तकें मात्र कागज़ और स्याही नहीं हैं, वे व्यक्ति हैं जो अधिकतर विद्यार्थियों की साथी हैं, जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और वे अनंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। ऐसा भी कोई कालखंड नहीं रहा, ऐसा भी कोई समय नहीं रहा, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रही जब ज्ञान का सृजन ना होता रहा हो। ज्ञान का सृजन सदियों से, युगों से निरंतर किया जाता रहा है। देखा ये भी गया है कि अतीत से हमारे पास इतने साक्ष्य हैं कि हमारे पास बहुत सारे पुस्तकालयों के, खंडित पुस्तकालयों के या स्थापित पुस्तकालयों के बड़े बड़े उदाहरण रहे हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों या छोटे शैक्षिक संस्थान, पुस्तकालयों की स्थापना लगभग की जाती रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की चर्चा आज भी की जाती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में पुस्तकें हुआ करती थीं। तो इन पुस्तकों ने जो पढ़ने वालों को, जो ज्ञान पिपासु लोगों को जो दिशा दी है, जो मार्गदर्शन दिया है, वो सदियों से अपने आप में एक बड़ा प्रेरणादायक रहा है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है, जहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है, जहाँ स्पंदन सुनाई देता है। पुस्तकालय वास्तव में एक बौद्धिक प्रयोगशाला है, जहाँ बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन व मनन द्वारा परीक्षण होता है। पुस्तकालय में विद्यार्थी स्वतः पढ़ते हैं, अपने पीर ग्रुप्स, जो साथी मित्र समूह हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें तो होती हैं, साथ में पाठ्येतर पुस्तकें भी होती हैं। विद्यार्थियों को एक केंद्र पे बहुत सारे आयामों पे सीखने का एक प्लेटफार्म उपलब्ध हो जाता है। तो पुस्तकालय के बेसिकली इस प्रकार से क्या कार्य हो सकते हैं। पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में स्पष्ट सहायता देती हैं या विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें प्रदान करने का कार्य करता है। इससे विद्यार्थियों में एक स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से बेहतरीन ढंग से विकसित किया जा सकता है। पुस्तकालय एक विद्यार्थी के शिक्षक के एक अच्छे साथी के रूप में होते हैं। कहा भी जाता है कि पुस्तकें व्यक्ति की सबसे अच्छी मार्गदर्शक होती हैं। यह पाठ्यक्रम के संपादन का बेहतरीन कार्य करता है। इसलिए पुस्तकालय का जो वातावरण हो बेहतरीन होना चाहिए, आसपास शोर शराबा नहीं होना चाहिए। वहाँ की जो आधारभूत संरचना है वो सुंदर होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी का वहाँ पढ़ने में बेहतरीन ढंग से मन लग सके। पुस्तकें हों या पुस्तकालय की संरचना हो, बिल्डिंग हो, दीवारें हों और उसकी रैक हो, सारी की सारी उसके पुस्तकालय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा होती है। विद्यार्थियों को प्रयास ये कराना चाहिए कि पुस्तकालय के बारे में एक आदर्श
स्थिति का भान हो, ताकि उसके प्रति एक सम्मान की भावना उनमें पैदा हो। इसके बाद आता है खेल तथा खेल का मैदान। देखिए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, करके सीखना, खेल खेल में सीखना, प्लेइंग मेथड, रोल प्ले मेथड, ये सब क्या हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो ये वो तरीके हैं जहाँ पे विद्यार्थियों में परस्पर सौहार्द, सामंजस्य और हम की भावना विकसित होती है। विद्यार्थियों में एक ऐसी भावना बलवती होती है जिसके साथ उनको विद्यालय एक परिवार लगने लगता है। खेल के समय अगर हम गौर करें, जब हम लोग खेलते थे या आप लोग खेलते हैं या खेलते अभी वर्तमान में हम सब लोग खेलते हैं, तो खेल की सिचुएशन में क्या होता है जिसको कहा जाता है कि स्पोर्ट स्पिरिट मीन्स क्या है कि एक टीम के रूप में कार्य करना। तो खेल और खेल का मैदान एक ऐसा वातावरण निर्मित करता है जो विद्यार्थियों में एक हम की भावना विकसित करता है, विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करता है। तो विद्यालय के लिए ये एक अपरिहार्य इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो किसी भी शैक्षिक संस्थान को तब तक मान्यता नहीं मिलती है जब तक उसके पास एक खेल का प्रांगण मौजूद ना हो। उसका एक मानक है कि यदि पता चलता है कि मान्यता मिलनी है तो खेल का मैदान आपका कितना बड़ा है, ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वहाँ पे खेल और खेल की जो आत्मा है, जो भाव है, वो बच्चों में विकसित कराया जा सके। खेल शिक्षा की एक पूरक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा के जितने ही महत्वपूर्ण है, कि शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है मतलब उतना ही खेल भी महत्वपूर्ण है। किसी खेल के मैदान के बिना विद्यालय परिसर अधूरा होता है। इसलिए किसी भी शैक्षिक संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता मानी जाती है। इसके बाद आते हैं हम विद्यालय फर्नीचर और शैक्षिक उपकरण पर। देखिए, सारी चीज़ों की बात हो गई, बिल्डिंग की बात हो गई, मैदान की बात हो गई, लेकिन बेसिकली विद्यार्थी बैठेंगे तो कक्ष में ही। तो ऐसी स्थिति में कक्ष में विद्यार्थियों को बैठने के लिए, वहाँ पे पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं, जिसमें बेसिकली मेज़ है, कुर्सी है, डेस्क है, अलमारियाँ हैं, बुलेटिन बोर्ड है, स्टैंड है, कूड़ेदान है। इस प्रकार की जो बेसिक चीज़ें हैं, फर्नीचर्स हैं, वो अनिवार्य आवश्यक इकाई हैं। साथ साथ जो शैक्षिक उपकरण हैं जैसे श्यामपाठ है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, आकृतियाँ हैं, ग्राफ है, विज्ञान संबंधी सामग्रियाँ हैं, ये सारी की सारी आवश्यक इकाइयाँ हैं। और विद्यालय फर्नीचर और शैक्षिक उपकरण ये भौतिक संसाधन का हिस्सा हैं और ये शिक्षण कार्य को मनोरंजक बनाते हैं, शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना देते हैं। अंततः हम बात करते हैं वातावरणीय अनिवार्यता की। जो हमने वातावरणीय अनिवार्यता शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि ये चीज़ें तो अपरिहार्य हैं, इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रशासन अवॉइड नहीं कर सकता। इनमें क्या है? स्वच्छता। हम जहाँ पे रहते हैं हम मनुष्य हैं। जब जानवर भी जब कहीं पे बैठता है तो अपनी पूंछ से उस जगह को साफ कर लेता है, प्रायिकता होती है। जानवर भी गंदी जगह पे बैठने का प्रयास नहीं करता है, जबकि उनकी चेतना मनुष्य की चेतना से कम होती है। तो फिर जब हम मनुष्य हैं तो हम गंदी जगह पे क्यों बैठेंगे? तो स्वाभाविक है कि स्वच्छता एक प्रमुख आयाम है जो अपरिहार्य है। पेयजल व्यवस्था, पानी के बिना जीवन ही नहीं है। शौचालय, कॉल ऑफ नेचर को हम रोक नहीं सकते हैं। तो वातावरणीय अनिवार्यता में इन चीज़ों का होना अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक संसाधनों में ये प्रमुख आयाम आते हैं और जो विद्यालय के लिए एक ऐसे विद्यालय के लिए जहाँ पे एक विधिवत, एक व्यवस्थित शिक्षा प्रक्रिया घटित की जाए या घटित हो, ये अपरिहार्य हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से भौतिक संसाधन और विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास किया। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत इन सारे के सारे भौतिक संसाधनों पे
भौतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनकी व्यवस्थित उपलब्धता पर फोकस किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।